हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग ने पॉलिटी स्टार्ट करी। पॉलिटी की फर्स्ट क्लास मैंने आपकी ले ली थी। आज हम लोग सेकंड क्लास की ओर मूव करते हैं। तो पहले तो क्विक रिवीजन देख लेते हैं कि हम लोग ने कितना पढ़ा था। तो ये जो फर्स्ट पेज आपका दिख रहा है, इतना ही हम लोग ने पढ़ा था। मींस आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 57 तक की हम लोग ने पढ़ लिया था। एक बार क्विक रिवीजन देखते हैं। तो आर्टिकल 52 क्या था? देयर शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये देश का प्रथम नागरिक होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो देश का ही प्रथम नागरिक कहलाता है। ये पढ़ा था हमने। ठीक है, और अच्छा ये पद कहाँ से लिया गया था? राष्ट्रपति का पद हमने यूएसए से लिया था। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन अब घुमावदार पूछ रहे हैं तो आपकी ये पूछेंगे ना, पूछ के कि 52 में, आर्टिकल 52 में क्या है, ये पूछेंगे आर्टिकल 52 में जो राष्ट्रपति का पद है वो पद कहां से हमने लिया है, कौन से देश के संविधान से लिया है, तो कहां से लिया? यूएसए से लिया है। मूव करते हैं जो आर्टिकल 53 में। आर्टिकल 53 आपका क्या कहता था कि ऑल द पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफ यूनियन वेस्ट इन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, मतलब संघ की जो कार्यपालिका शक्ति होती है वो किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होते हैं, है ना। ये हम लोग ने पढ़ा था। इसको क्या बोलते हैं? द ज्यूरी हेड। ये पढ़ते हैं द ज्यूरी हेड ऑफ यूनियन। द ज्यूरी हेड ऑफ यूनियन इसको बोलते हैं, प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, इसी चीज को बोलते हैं। अगर वहीं पे अगर हम आपसे कह दें इसको डिफैक्टो, अगर हमने बोल दिया डिफैक्टो हेड ऑफ यूनियन क्या होता है, तो ये इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वास्तविक तौर पर। तो वास्तविक तौर पर यूनियन का हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। ठीक, आर्टिकल 77 में होगा ये। ठीक, चलो आगे पढ़ेंगे ये चीज हम लोग। ठीक है, अभी के लिए देखो 53 में क्या है? संघ की कार्यपालिका की सभी शक्तियां किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति के पास होती है। फिर आर्टिकल 54 में था। आर्टिकल 54 में क्या था? आर्टिकल 54 में था राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का चुनाव करने वाली टीम। मतलब इसमें कौन कौन वोट कर सकता है? ठीक है, इसमें कौन कौन वोट कर सकता है? हमने बताया था आपको कि संसद के निर्वाचित सदस्य इसमें वोट कर सकते हैं, राज्यों की विधानसभा इसमें वोट कर सकती है, और दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा भी इसमें वोट कर सकती है। जिसने नहीं देखा है वो प्लीज पहली वीडियो जाके देख ले, उसमें मैंने बहुत ही डीप एक्सप्लेनेशन इसमें दिया हुआ है। आर्टिकल 55 देखते हैं। आर्टिकल 55 में क्या था? इलेक्शन प्रोसेस था कि राष्ट्रपति का चुनाव किस तरीके से, कौन सी पद्धति से होता है। ठीक है, ये था इसमें 55 में राष्ट्रपति का चुनाव का तरीका या पद्धति था। अच्छा, ये हमने कहां से लिया? ये हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। जो इलेक्शन प्रोसेस है कहां से लिया है? आयरलैंड के संविधान से लिया है। फिर आर्टिकल 56 में क्या था कि इसका टेन्योर था। टेन्योर मतलब 5 इयर्स का टाइम पीरियड होता है। जिस दिन से ये शपथ लेता है उस दिन से 5 साल तक की इनका कार्यकाल होता है। ये आर्टिकल 56 में था। आर्टिकल 57 में क्या था कि री इलेक्शन ये कितनी बार भी री इलेक्ट हो सकते हैं। ठीक, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। जैसे अमेरिका में बताया था मैंने कि अमेरिका में कोई भी व्यक्ति 2 ही बार प्रेसिडेंट बन सकता है, लेकिन अपने इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं, कितनी भी बार वो प्रेसिडेंट पद के लिए चुने जा सकते हैं। ठीक है, चलो मूव करते हैं। अब हम लोग आज देखते हैं नया टॉपिक। ये 3 मिनट तो हो गया, जो पुराना हमने पढ़ा था उसका क्विक रिवीजन कर दिया। मूव करते हैं नेक्स्ट पे। चलो, आज हम लोग को स्टार्टिंग करनी है आर्टिकल 58 से। तो आर्टिकल 58 में क्या है? आर्टिकल 58 कहता है क्वालिफिकेशन। किसकी क्वालिफिकेशन? राष्ट्रपति बनने की योग्यताएं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? सबसे पहले तो ये अगर सबसे पहला जो पॉइंट है इसका क्या है? वह भारत का नागरिक हो। ठीक, वह भारत का नागरिक हो। सेकंड पॉइंट क्या है? उसकी उम्र कम से कम कितनी वर्ष हो? 35 वर्ष हो। और तीसरा पॉइंट, वह लोकसभा का चुनाव जीतने की योग्यता रखता हो। और एक चौथा पॉइंट भी भाई इसमें ले लो, वह साक्षर होना चाहिए। वहां साक्षर होना चाहिए। हाँ हाँ, ये भी पूछ लेते हैं, ये पॉइंट भी आपका पूछ लेते हैं। अब इसमें क्वेश्चन पूछेंगे कि राष्ट्रपति बनने की जो मिनिमम एज होती है वो क्या है, बताइए। तो 30 ऑप्शन में दे देंगे, 25 ऑप्शन में दे देंगे, 35 ऑप्शन में दे देंगे, और एक ऑप्शन में आपको दे देंगे 21। तो इसमें करेक्ट क्या आएगा? करेक्ट क्या आएगा? हाँ, 35 वर्ष। ठीक है, 35 वर्ष की। अच्छा, और फिर दे देंगे कि राष्ट्रपति बनने के लिए ये निम्न में से कौन सी शर्तें फुलफिल करनी चाहिए। ठीक, अब दे देंगे वह जन्म से भारत का नागरिक हो। क्या लिख देंगे? वो लिख के देंगे वहां जन्म से भारत का नागरिक हूं। अच्छा, ये बताओ इसमें कोई डिफरेंस आ रहा है क्या? और अच्छा, फिर एक पॉइंट ये दे देंगे, दूसरा पॉइंट दे देंगे कि वहां राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। योग्यता रखता हो। चलो, बस 2 ही पॉइंट बताए हैं। तो अब हमें ये बताओ कि वह जन्म से भारत का नागरिक हो। क्या ये पॉइंट सही है? आप कहते हो हाँ बिल्कुल सही है, ये तो हमने पढ़ा है भाई। आर्टिकल 58 में लिखा हुआ है कि वह भारत का नागरिक हो। तो बच्चों, इस चीज में डिफरेंस है। वह जन्म से भारत का नागरिक हो और वह भारत का नागरिक हो, डिफरेंस है। तो ये जन्म वर्ड गलत है। आपको क्वेश्चन में जब देंगे, एग्जाम में आएगा तो वो जन्म से देंगे, और जल्दी जल्दी में आप यही टिक भी करके, अरे ये तो मैंने पढ़ा है, अरे ये तो मैंने पढ़ा, ये गलत हो जाएगा। तो वह जन्म से नहीं, वह भारत का नागरिक हो केवल। ठीक है,
उसके बाद सेकंड पॉइंट, वह राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ये भी गलत है। अरे आप कहोगे अरे हाँ सदस्य बनने की तो यार योग्यता रखता था, आर्टिकल 58 में हमने तो पढ़ा था। ये गलत हो जाएगा। वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। आर्टिकल 58 कहता है लोकसभा का सदस्य। ध्यान रखना, लोकसभा का सदस्य कहता है। गवर्नर जब आप लोग पढ़ोगे तो उसमें राज्यसभा का आएगा, जब हम पढ़ाएंगे आपको। अभी के लिए राष्ट्रपति में केवल लोकसभा का चुनाव जीतने की योग्यता रखता हो, सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ठीक है, इसको ध्यान रखना बच्चों। यही क्वेश्चन आएगा। आप प्रीवियस ईयर बुक उठा लो, बुक उठा के आप आरओ के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं आप उसमें चेक कर लो, ये इसी टाइप से आते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो आर्टिकल 58 क्या करता है, क्या बताता है? राष्ट्रपति बनने की योग्यता बताता है। 3 मुख्य योग्यताएं हैं। वह भारत का नागरिक हो, जन्म से नहीं, वह भारत का केवल नागरिक हो। ठीक है, उसके बाद 35 वर्ष उसकी एज हो जानी चाहिए। वह लोकसभा का चुनाव जीतने की योग्यता रखता हो, और चौथा वह साक्षर होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट मूव करते हैं आर्टिकल पे। आर्टिकल 59, राष्ट्रपति पद की शर्तें। कंडीशंस क्या क्या होनी चाहिए? देखो, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वह ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे नहीं होना चाहिए। ही शुड नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, क्या है? ही शुड नॉट होल्ड पोस्ट ऑफ प्रॉफिट। इसका मतलब वो किसी भी लाभ के पद पर, मतलब सरकारी पद पर कार्यरत ना हो। सरकारी पद पर कार्यरत ना हो। अच्छा, अब इसी में एक एक्सेप्शन देख लीजिए बेटा कि एक्सेप्शन क्या होता है। कौन से सरकारी पद नहीं होंगे जिन पे वो रह सकता है? भाई सरकारी होके भी वो ऐसे पद कौन से जिसपे रह सकता है वो? तो भाई देखो, संविधान के अकॉर्डिंग अगर वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल और केंद्र या राज्य सरकार के मंत्री के पद पर है, तो इन सब को भाई हम लाभ का पद नहीं मानेंगे। है ना, समझ रहे हो ना? वहीं अगर अगर जो वो कैंडिडेट है आपका, मान लो किसी छोटी सी जॉब में आरओ है या एआरओ है, ठीक है, तो और तब वो जीत जाता है, तो फिर उसको नहीं लेंगे ना, वो लाभ का पद हो जाएगा। समझिए आप लोग। चलो आगे मूव करते हैं। आर्टिकल 60, आर्टिकल 60 में क्या है? शपथ है, राष्ट्रपति की शपथ। अब राष्ट्रपति वही शपथ है, तो हमें ये भी दिमाग में आना चाहिए ना, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? भाई राष्ट्रपति तो प्रथम नागरिक होता है देश का, है ना? राष्ट्रपति तो प्रथम नागरिक होता है देश का, तो इसको शपथ कौन दिलाएगा? तो इसको कौन शपथ दिलाता है? जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होते, सीजीआई होते, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, ये भारत के राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कराते हैं। ठीक है, अब बाय द वे मान लो जिस दिन शपथ ग्रहण है, जिस भी दिन शपथ ग्रहण है, उस दिन सीजीआई जो है भाई नहीं है, एब्सेंट है। तो अब इस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट के जो भी वरिष्ठतम आपके जो जज होंगे, जो वरिष्ठतम जज होंगे, सबसे बूढ़े जज होंगे, वरिष्ठतम मतलब सबसे बूढ़े जज होंगे, सीनियर जज होंगे, वो इनको शपथ दिलाएंगे। देखो यही लिखा हुआ है कि मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। ठीक है, अब सीनियर जज अगर किसी वजह से मुख्य न्यायाधीश मौजूद नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ सीनियर मोस्ट जज भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। ठीक है, तो शपथ किस में है? आर्टिकल 60 में। शपथ किस में है? आर्टिकल 60 में है। ठीक है, आगे मूव करते हैं। आर्टिकल 61 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी जो प्रोसेस है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बहुत डीप से आपको समझाएंगे और बिल्कुल बेसिक से आम भाषा में समझाएंगे, जिससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाने वाला है। ठीक है, चलो इसमें क्या है? महाभियोग, इम्पीचमेंट है। इम्पीचमेंट कैसे चलेगा, है ना? महाभियोग कैसे चलेगा? 61 में क्या है? 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना है। ठीक है, महाभियोग है। ठीक, अब महाभियोग का मीनिंग क्या होता है ये समझ लो। महाभियोग तो पढ़ लिया हमने, इम्पीचमेंट पढ़ लिया कि हाँ भाई 61 में तो इम्पीचमेंट है। इम्पीचमेंट का मतलब क्या होता है? चलो देखते हैं। तो इम्पीचमेंट का मतलब होता है कि जो राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होता है, राष्ट्रपति का टेन्योर हमने पढ़ा कि 5 इयर्स होता है ना? तो 5 साल कार्यकाल पूरा होने से पहले उनको उनके पद से जबरन हटाना, ठीक है, जबरदस्ती से उनको हटा देना, ये जो होता है महाभियोग कहलाता है। और ये एक बहुत लंबी प्रक्रिया थी, क्योंकि भाई ये प्रथम नागरिक है हमारे देश के, इनको इनके पद से हटाना, तब तो इन्होंने बहुत बड़ा सा कुछ फ्रॉड वगैरह कुछ किया होगा, तभी तो इनको हटा रहे। तो ये कौन सा कंडीशन क्या होता है? आधार क्या होता है कि जिस कंडीशन पे हम इनको महाभियोग लगा सकते हैं, केवल सिंपल, केवल एक आधार है, जब ये हमारे संविधान का उल्लंघन करेंगे, हमारे संविधान के मतलब गैर संवैधानिक काम कुछ कर रहे हैं। ठीक है, तब उस कंडीशन पे हम इनको हटा सकते हैं। ठीक है, इनको हटाने का देखो आधार क्या होता है? राष्ट्रपति को केवल एक ही शर्त पर हटाया जा सकता है, और वो शर्त क्या है? वो शर्त है कि वो संविधान का उल्लंघन करेंगे, वायलेशन कर रहे हैं। अगर वो जो राष्ट्रपति हैं संविधान के, हमारे संविधान जो कहता है उसके अगेंस्ट जाकर कोई काम कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं? उन पर महाभियोग लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं महाभियोग की प्रक्रिया होती कैसे, कैसे मूव करते हैं। तो देखते हैं हटाने की प्रक्रिया, देखते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस इसका। तो सबसे पहले, ठीक है, अगर हमें राष्ट्रपति के खिलाफ ऐसा कोई भी कदम उठाना है, तो हम 14 दिन पहले हम उनको सूचना कर देंगे, उनको इन्फॉर्मेशन कर देंगे कि हम जो है आपके ऊपर महाभियोग चलाने वाले हैं। हम 14 दिन पहले उन पे सूचना दे देंगे कि हम आप पर महाभियोग चलाने वाले हैं। अब ये जो 14 दिन पहले जो हम सूचना देंगे, वो भी किस फॉर्म में देंगे बेटा? हम रिटन फॉर्म में देंगे, लिखित सूचना इनको देंगे, है ना? ऐसा ही नहीं बोल देंगे कि भाई हम आप पे महाभियोग चलाने वाले हैं, देख लीजिएगा आप ना। हम लिखित सूचना देंगे, हम रिटन फॉर्म में सूचना देंगे इनको 14 दिन पहले कि देखिए हम आप पे महाभियोग चलाने वाले हैं। ठीक है, तो अगर वो त्यागपत्र दे देते हैं, वेल एंड
एंड गुड, अगर उन्होंने त्यागपत्र दे दिया तो भाई वेल एंड गुड हो गया, कोई बात ही नहीं। अगर वो त्यागपत्र नहीं देते तब हम प्रस्ताव की शुरुआत दे देंगे। ठीक, देखो 14 दिन पहले इनको सूचना देंगे राष्ट्रपति के खिलाफ ऐसा कोई भी कदम उठाने से 14 दिन पहले उन्हें हम लिखित सूचना देते हैं। ठीक, अब उसके बाद हम प्रस्ताव की शुरुआत कैसे करते हैं, कैसे इसको स्टार्ट करते हैं, है ना। इसको कैसे स्टार्ट करते हैं, तो यह प्रस्ताव जो होता है संसद के किसी भी सदन में, चाहे वो लोकसभा, देखिए ये पार्लियामेंट है ना बच्चों, पार्लियामेंट के दो पार्ट होते हैं, राइट, एक तो लोकसभा होता है, एक राज्यसभा। तो ये बच्चा किसी भी सदन से शुरू किया जा सकता है। मान लीजिए कि ये लोकसभा पहले हमने ले लिया, तो लोकसभा या राज्यसभा या कहीं से भी हम ला सकते हैं। तो अगर हम मान लीजिए लोकसभा से ले रहे हैं, तो लोकसभा से लेने के लिए इसमें जो लोकसभा के जितने भी कैंडिडेट हैं उसका 1/4 मतलब कि 25% जो है, जो लोग होंगे, जो सदस्य होंगे, उनके साइन होना जरूरी है। इस प्रस्ताव को सदन में हमें जब रखना है, हमें बताना है कि देखिए ये कंडीशन है जिस आधार पे हम इनको महाभियोग लगा रहे हैं और इनको हटाना है। तो वो जो प्रस्ताव होगा, है ना, ये जो मेरा प्रस्ताव है, इस प्रस्ताव पे 1/4 सदस्यों के, 1/4 मेंबर्स के हमें साइन चाहिए हैं। ठीक, जब ये साइन होंगे, ठीक, तब हम ये इसको प्रस्ताव रख सकते हैं। समझ रहे हैं, तब ये प्रस्ताव हम रख सकते हैं। और तब इस प्रस्ताव पर रखने के बाद इस पे बहस होगी, चर्चा होगी, इस पे बहस होगी, ठीक है। और जब सबको समझ में आता है, तो अगर वहां पे जितने बैठे लोग हैं उनके 2/3 लोगों ने इसको पास कर दिया, तब ये अगले उसमें चला जाता है, अगले सदन में। 2 सदन होते हैं अपने पास, 2 सदन है ना, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा के पहले तो प्रस्ताव रखने के लिए हमें 1/4 सदस्यों के साइन चाहिए। 1/4 सदस्यों ने साइन कर दिया तो प्रस्ताव रखा गया, उस पर चर्चा हुई, उस पर बहस हुई। जब चर्चा हुई, बहस हुई, उसके बाद फिर अगर 2/3 सदस्यों ने, लोकसभा के 2/3 सदस्यों ने पास कर दिया, तो ये प्रस्ताव आगे मूव करके राज्यसभा में चला जाएगा। फिर राज्यसभा में भी यही प्रोसेस होगा। भाई प्रस्ताव रखने के लिए वापस से 1/4 सदस्य जो है उनके उस पर साइन करेंगे। अगर 1/4 सदस्यों ने साइन कर दिया, फिर 2/3 सदस्यों ने वापस से बहुमत दिखा दिया। अगर बहुमत दिखा दिया तो ये प्रस्ताव पास हो जाएगा। पास हो जाएगा तो महाभियोग लग गया और राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देना पड़ेगा। वही चीज हमने एक्सप्लेन की है आपको, चलिए देख लेते हैं। वर्ड टू वर्ड बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, देख लेते हैं। तो प्रस्ताव की शुरुआत कहां से होती है? यह प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा में से कहीं भी लाया जा सकता है। देखिए यहीं पे क्वेश्चन बन जाएगा कि महाभियोग के प्रस्ताव को क्या केवल लोकसभा में लाया जा सकता है? ठीक है ना, ये दे देगा क्वेश्चन, तो आप कहोगे हाँ, नहीं, ये लोकसभा राज्यसभा कहीं से भी लाया जा सकता है, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद फिर इसमें 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर चाहिए होते हैं। प्रस्ताव को सदन में रखने के लिए उस सदन के कम से कम 1/4 मतलब 25% सदस्यों के साइन होने जरूरी होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं सदन एक मान लेते हैं कि हमने लोकसभा में पहले प्रस्ताव लाए हैं। ठीक, तो 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने के बाद सदन में इस पर, ये जो महाभियोग का प्रस्ताव है उस पर चर्चा होगी और वोटिंग होगी। ठीक, अब अगर सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले लोगों के 2/3, मैंने बताया ना आपको, तो वही 2/3 बहुमत से अगर ये प्रस्ताव पास हो जाएगा तो कार्यवाही आगे बढ़ जाएगी। आगे बढ़ जाएगी मतलब कि वो दूसरे सदन में चला जाएगा। जैसे एक लोकसभा सदन है, दूसरा सदन क्या है, राज्यसभा, तो उसमें चला जाएगा। आगे देखते हैं। सदन 2 राज्यसभा, भाई इसके बाद यह प्रस्ताव क्या हुआ, दूसरे सदन मतलब राज्यसभा में जाता है। अब देखो दूसरा सदन भी राष्ट्रपति पर लगे आरोपों की जांच करेगा, इसको इन्वेस्टिगेट करेगा कि वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। ठीक है, इसने इन्वेस्टिगेट किया। अब यहाँ पे भी हमें ये जो कार्यवाही है इसको आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए बच्चों, 1/4 चाहिए, है ना। 1/4 सदस्यों के साइन की जरूरत है। अगर साइन हो गए 1/4 सदस्यों की, ठीक है, तो फिर इसको हम इसी सदन में ये, और फिर अगर दूसरे सदन में भी उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत मिल जाता है, ठीक है, तो प्रस्ताव को पूरी तरह पास मान लिया जाता है। देखो बच्चा, यहाँ भी कार्यवाही को आगे बढ़ाने के लिए 1/4 सदस्यों के साइन की जरूरत होती है। और फिर अगर यहाँ ये देखिए बेटा, ये दूसरे नहीं होगा, इसी राज्यसभा की बात हो रही है। ठीक है, और फिर ये भी काट दीजिए। ठीक, और फिर सदन में उपस्थित, ठीक, और फिर सदन में उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत मिल गया हमें। ठीक है, तो प्रस्ताव क्या होता है, पूरी तरह मान लिया जाता है और राष्ट्रपति को तुरंत अपना पद छोड़ना पड़ता है, मतलब त्यागपत्र देना पड़ता है। देखो फिर से इसको समझ लो, दूसरे सदन में आया मतलब राज्यसभा में आया। ठीक, दूसरा सदन राष्ट्रपति पर लगे आरोपों की क्या करेगा, जांच करेगा। और यहाँ पे भी हमें कार्यवाही को आगे बढ़ाने के लिए पहले 1/4 सदस्यों के साइन की जरूरत पड़ेगी। ठीक, और फिर सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत अगर मिल गया तो प्रस्ताव क्या होगा, मेरा पूरी तरह पास हो जाएगा, मान लिया जाएगा और राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ेगा। तो यही अगर महाभियोग की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, देखो यही तो है ना, महाभियोग की प्रक्रिया पूरी हो गई तो राष्ट्रपति को तुरंत अपना त्यागपत्र देना पड़ेगा। समझ गए। लेकिन अभी अपने हिस्ट्री में, इंडियन हिस्ट्री में ऐसा कोई भी प्रेसिडेंट नहीं है जिस पर महाभियोग चलाया गया हो। ठीक है, भारत का इतिहास देखो, भारत के इतिहास में आज तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं चला है। ठीक है, देखो इसको सिंपल सा ऐसे याद करो, पहले 1/4 साइन कर देंगे, फिर 2/3 पास कर देंगे, फिर 1/4 साइन कर देंगे, फिर 2/3 पास कर देंगे, तो इम्पीचमेंट लग गया, है ना। और उससे पहले याद कर लो, प्रायर 14 डेज पहले हमें सूचना देनी पड़ती है। ठीक,
चलो आगे मूव करते हैं। अब देखो, राष्ट्रपति का चुनाव तो हो रहा है, मतलब पहले तो हमने इम्पीचमेंट देख लिया, ठीक है। अच्छा, अब हमें पता है राष्ट्रपति का चुनाव हमने बताया था। अच्छा, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए कुछ कंडीशंस होती है जिन्हें फुलफिल करना पड़ता है, क्योंकि हमने बताया था कि भाई ये इनडायरेक्ट वोट सिस्टम होता है ना, इनडायरेक्ट वोट सिस्टम होता है। आर्टिकल 55 में बताया था, प्रोसेस बताया था ना, प्रोसेस ऑफ इलेक्शन, ठीक। तो क्योंकि इसमें ना कोई भी आम व्यक्ति सीधे जाकर राष्ट्रपति का पर्चा नहीं भरता है ना, वोट नहीं करता है, ठीक। तो इसके लिए कुछ नियम होते हैं। कोई भी कैंडिडेट राष्ट्रपति का पद का चुनाव तब भरेगा जब उसे 50 उसके लोग खड़े होंगे, 50 प्रपोजर्स होंगे, 50 लोग प्रस्तावक होंगे। इसका मतलब है 50 लोग बोलेंगे कि हम आपका नाम कैंडिडेट के लिए रख रहे हैं, ठीक। तो वो बन सकता है, पहली कंडीशन। तो प्रस्तावक कितने चाहिए होंगे? 50 चाहिए होंगे। देखो, उम्मीदवार के नाम का प्रस्ताव रखने के लिए कम से कम 50 सांसद या विधायक होने चाहिए, एमपी या एमएलए होने चाहिए। कितने? 50 लोग बोलेंगे कि ये जो है उम्मीदवार बन सकता है, उम्मीदवार का प्रस्ताव रख सकते हैं, ठीक है। और कितने अनुमोदक चाहिए होंगे किसी एक कैंडिडेट को? तो अप्रूवर्स या सेकेंडर्स, इनको भी इसके प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए 50 अन्य सांसद चाहिए होंगे। मतलब 50 तो पहले आपके प्रस्तावक होंगे, 50 अनुमोदक होंगे। जब एक कैंडिडेट के लिए 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक होंगे, तब वो ये इसके लिए कैंडिडेचर के लिए लड़ सकता है, ठीक है। अब इसमें सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है कितना? चुनाव लड़ने के लिए इसको आरबीआई में किसी भी व्यक्ति को अगर राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ना है तो उसे आरबीआई में 15,000 रुपए की जमानत राशि जमा करनी पड़ती है, ठीक। तब वो चुनाव लड़ सकता है। देखो, तो कंडीशन क्या हो गई भाई? 50 इसके प्रपोजर्स होंगे, 50 इसके अप्रूवर्स होंगे, प्लस 15,000 की धनराशि होगी जो जमा होगी, ठीक है। मान लीजिए कि 1 2 3 4 कैंडिडेट राष्ट्रपति का पद का चुनाव लड़ रहे हैं और सबने सबके सब 15,000 रुपए जमा किए हुए हैं, ठीक है। और ए नंबर 1 ने वोट जीत लिया, राष्ट्रपति पद जीत लिया। तो ये जो 3 4 हैं, 2 3 4, इनकी राशि वापस नहीं होगी, ये जमा हो गई, जमानत राशि थी, ये जमा होगी। भले ये जीते नहीं, लेकिन इनकी राशि वापस नहीं मिलेगी, तो ये ध्यान रखना। अब देखो, अच्छा भाई, राष्ट्रपति पद का हमने इम्पीचमेंट देख लिया, हमने चुनाव का तरीका देख लिया, हमने उसकी शर्तें देख ली। भाई ये तो देख लिया, अब इनको क्या धन मिलता है? धन तो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, इनका धन देखते हैं, मतलब वेतन देखे, वेतन भत्ते सैलरी कितनी मिलती है। भाई इनकी सैलरी जो होती है 5 लाख रुपए होती है, भाई साहब 5 लाख रुपए पर मंथ। 2018 से है ये चीज, ठीक है। 2018 से राष्ट्रपति का वेतन क्या है? 5 लाख रुपए पर मंथ है। और भाई पेंशन सुन लो, आधी जस्ट आधी हो जाती है इसकी, 2.5 लाख रुपए मिलती है इनको रिटायरमेंट के बाद। 2008 से ये भी नियम है, ये 2018 से नियम है राष्ट्रपति का वेतन, और ये 2008 के नियम से इसको कटिंग कर दे रहे हैं, ये नहीं सही है, ये काट दो, ठीक है। टाइपिंग में कभी कभी थोड़ी सी मिस्टेक्स हो जाती है, ठीक। तो इनका वेतन कितना है? 5 लाख रुपए पर मंथ। और आफ्टर रिटायरमेंट इनकी जो पेंशन है वो कितनी है? 2.5 लाख रुपए, ठीक, पर मंथ। आगे मूव करते हैं। अच्छा, अब हमने देख लिया 60 में क्या देखा? ओथ, शपथ। 61 में इम्पीचमेंट। 62 में देखो क्या है? 62 में अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो क्या होता है, ये देखना है। 62 में है कि द वैकेंट पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट शुड बी रीफिल्ड इन 6 मंथ। क्या बोल रहा है? द वैकेंट पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट should be refilled in 6 months। मतलब अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो 6 मंथ के भीतर उनके पुनः जो है चुनाव निर्वाचन हो जाने चाहिए, फिर से वो इलेक्ट, मतलब जो भी है नए इलेक्ट होके आ जाने चाहिए। अब भाई ये देखो कि पद खाली होगा किस कंडीशन पे खाली होगा, है कि नहीं? किस कंडीशन पे खाली होगा? एक तो है कि भाई उनका 5 साल का टाइम पीरियड पूरा हो जाए, ठीक। अब दूसरे कारण देखते हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, मृत्यु हो गई उनकी, पद से उनको इम्पीचमेंट के थ्रू हटा दिया गया, तो इन सब रीजन से अगर खाली होता है तो 6 महीने के भीतर नए चुनाव हो जाएंगे, नए राष्ट्रपति का चुनाव कराना अनिवार्य है, यही आर्टिकल 62 में बोला गया है, ठीक है। अच्छा, आप देखो भाई, ये जो है इन्होंने इस्तीफा दे दिया या इनकी मृत्यु हो गई या ये हट गए, तो उस कंडीशन में तो राष्ट्रपति का पद एम्प्टी हो गया। अब आपको पता है कि राष्ट्रपति का जो पद है वो एम्प्टी नहीं हो सकता, राष्ट्रपति का पद खाली नहीं हो सकता।
अब जब राष्ट्रपति का पद नहीं खाली हो सकता, कोई ना कोई कैंडिडेट तो आएगा ना जो उसकी जगह काम करेंगे, वरना अपने तो देश के सारे काम भी रुक जाएंगे, इनके साइन के बिना तो कुछ होता ही नहीं है ना। क्योंकि आर्टिकल 53 क्या कहता है कि भैया कार्यकारी शक्ति सारी की सारी, एग्जीक्यूटिव सारी शक्ति इन्हीं के पास ही तो होती है, तो सारे काम रुक जाएंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता कि सारे काम रुक जाएं। तो हमें इनकी जगह पे कोई और चाहिए होगा जो जो क्या होगा, एक्टिंग प्रेसिडेंट, एज एक्टिंग प्रेसिडेंट वर्क करेगा, मतलब कार्यवाहक राष्ट्रपति बन के काम करेगा। तो अभी कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनेगा, है ना, दिमाग में आया ना कि कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनेगा। तो इन 6 महीनों के दौरान देश के जो उपराष्ट्रपति होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं, वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर जिम्मेदारी संभालते हैं। ठीक है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है, अभी मैंने ऊपर भी बताया, इसका रीजन क्या है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि राष्ट्रपति की कुर्सी कभी खाली नहीं छोड़ी जाती। ठीक है। अच्छा, अब देखो इसका एग्जाम्पल भी अपनी उसमें है, इंडियन हिस्ट्री में, इंडियन पॉलिटी में इसका एग्जाम्पल है। ठीक, इसका एग्जाम्पल देख लो क्या है। तो भारत के इतिहास में ऐसा हो चुका है, जब ये बात है आपकी, ले लो 1969 की, 1969 की, जब डॉक्टर जाकिर हुसैन जी प्रेसिडेंट थे। अब ये प्रेसिडेंट थे तो इनकी ऑन पद पे रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। अब जब इनकी मृत्यु हो गई थी तो उस टाइम पे जो आपके वाइस प्रेसिडेंट थे वो वीवी गिरी जी थे। तो इन्होंने एक्टिंग प्रेसिडेंट ये बने थे। ठीक है, ये एक्टिंग प्रेसिडेंट बने थे। और इसी तरह फखरुद्दीन अली अहमद थे, तो ये भी, इनकी भी पद पे रहते हुए मृत्यु हो गई थी। तब भी जो है वाइस प्रेसिडेंट एक्टिंग प्रेसिडेंट बने थे। और मेरे ख्याल से उस टाइम पे जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो बीडी जत्ती जी थे, ये वाइस प्रेसिडेंट बने थे। ये जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे उस टाइम पर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब अभी हमने बताया ना कि अगर पद रिक्त हो जाए तो 6 महीने के भीतर चुनाव करा लेने चाहिए, है ना, यही तो बताया आर्टिकल 62 में, यही चीज हमने आपको बताई। ठीक, अच्छा, अब ये पद रिक्त जो हमने बता दिया, उसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ था कि इस्तीफा दे दे, मृत्यु हो गई, इस तो अब यहाँ पे इलेबोरेट करके मैंने बताया है। तो देख लो कि जब राष्ट्रपति की कुर्सी खाली हो जाए, भाई राष्ट्रपति का पद मुख्य रूप से 5 कारणों से खाली हो सकता है। मृत्यु हो जाए, कार्यकाल के दौरान इनकी अचानक मृत्यु हो गई, जैसे कौन कौन थे हमें अच्छा, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जिनके पद पे रहते हुए मृत्यु हो गई थी। डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन पहले। दूसरे कौन थे, फखरुद्दीन अली अहमद, ये दूसरे थे जिनकी पद पे रहते हुए मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो अब फिर ये या तो ये रिजाइन दे दे, वे खुद अपनी मर्जी से उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दे। इस्तीफा हमेशा याद रखना कि इस्तीफा जो होता है ये उपराष्ट्रपति को ही सौंपते हैं। ठीक, फिर तीसरी कंडीशन, इम्पीचमेंट, महाभियोग चला दिया जाए। संविधान का इन्होंने क्या किया भाई, डिसरिस्पेक्ट की उल्लंघन किया। ठीक है, तो उसके आरोप में इन्हें पद से हटा दिया गया। ठीक है, या तो चुनाव अवैध हो गया, चुनाव हुए और वो अवैध हो गए, मतलब उनके चुनाव में कोई गड़बड़ी पाई गई तो उनके चुनाव जो है वो रद्द कर दिए गए। तो इस कंडीशन पे क्या हो सकता है, इनकी कुर्सी खाली हो सकती है, तब हमें एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाना पड़ेगा। कौन बनेगा, उपराष्ट्रपति बनेंगे। अगर उपराष्ट्रपति भी उस टाइम पे एब्सेंट है तो कौन बनेंगे, तो अपने जो इंडिया के सीजीआई होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो बनेंगे। जैसे हमने लास्ट टाइम भी आपको बताया, चलिए आगे बताएंगे, क्यों बताएं इस समय, आगे नेक्स्ट पेज में मैंने बता ही रखा है अच्छे से, तो उसी को एक्सप्लेन कर देंगे। अच्छा, ये देखो भाई, जब चुनाव में गड़बड़ी पाई गई उस कंडीशन में क्या करेंगे, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, एक बहुत जरूरी नियम है। ठीक है, इसको देखो, यदि किसी राष्ट्रपति का चुनाव बाद में अवैध घोषित हो भी जाता है, भाई राष्ट्रपति बन गए लेकिन बाद में चेकिंग वगैरह भी पता चला ये चुनाव तो अवैध थे, ये तो वैलिड थे ही नहीं यार, ये तो अवैध थे, तो ये तो पद पे बैठ गए, ये तो राष्ट्रपति बन गए, है ना, इन्होंने तो अपने काम कर दिए, तो भी उन्होंने अपने पद पर रहते हुए जो भी सरकारी काम किए थे, उन्होंने कुछ सरकारी काम किए थे ना, क्या वो रद्द हो जाएंगे, अवैध हो जाएंगे? नहीं, वो अवैध नहीं होंगे, उनके द्वारा किए गए सारे कार्य पूरी तरह से मान्य रहेंगे। ठीक, अच्छा, एक चीज और यहाँ पे याद रखना, ये जो एक्टिंग प्रेसिडेंट बताया ना पिछले वीडियो में मैंने, पिछले पेज पे बताया एक्टिंग प्रेसिडेंट, तो एक्टिंग प्रेसिडेंट कब तक की रह सकते हैं, केवल 6 मंथ्स, 6 महीने तक ही एक्टिंग प्रेसिडेंट रह सकते हैं। तभी तो 6 महीने की टाइम लिमिट दी हुई ना आर्टिकल 62 में, कि 6 महीने के भीतर इसके चुनाव कराओ, क्योंकि 6 महीने तक ही एक्टिंग प्रेसिडेंट रह सकते हैं। ठीक, तो जब 6 महीने तक एक्टिंग प्रेसिडेंट रहेंगे, उस 6 महीने के भीतर आप चुनाव करा लीजिए, आपको नया कैंडिडेट मिल जाएगा, खत्म। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर अवैध घोषित हो गए, ये याद रखो कि अगर अवैध घोषित हो गए तो जिस व्यक्ति के विरुद्ध वो जो राष्ट्रपति पद पे बैठा हुआ है, उसके जो चुनाव है अवैध घोषित हो गए, उन्होंने जो भी काम किए राष्ट्रपति के पद पे होते हुए, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाई हैं, वो गलत नहीं होंगी, वो अवैध नहीं होंगी, उनको करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, वो पूरी तरह मान्य होंगी, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि अगर राष्ट्रपति पद के चुनाव अवैध घोषित कर दिए जाते हैं तो उनके द्वारा जो राष्ट्रपति के द्वारा जो किए गए कार्य होंगे, है ना, जो भी उन्होंने ऑर्डर्स लाए होंगे, क्या वो अमान्य होंगे? नहीं, वो अमान्य नहीं होंगे, वो मान्य होंगे। ठीक है, और इससे रिलेटेड, चुनाव से रिलेटेड जो लास्ट फैसला होता है, वो जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट देती है। अतिरिक्त जानकारी में देख लीजिए क्या लिखा है, राष्ट्रपति के चुनाव से जुड़े विवादों का अंतिम फैसला कौन देती है, देश की सुप्रीम कोर्ट देती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
आप देखो कार्यकाल अच्छा समाप्त कब होगा, है ना, अब समाप्त भी तो होना होगा ना, तो 5 साल जब पूरे हो गए कार्यकाल समाप्त हो गया। कार्यकाल समाप्त हो गया, उसकी कंडीशन पे भी क्या नया नया प्रेसिडेंट आ गया? नहीं, अभी नहीं आया ना, अभी चुनाव नहीं हुआ, अभी प्रेसिडेंट नहीं आया। उस कंडीशन पे देख लो कि क्या होगा भाई, वही रहेंगे कि कोई और आ जाएगा, कि कैसे काम होगा कि एक्टिंग प्रेसिडेंट आ जाएंगे उनकी जगह पे। 5 साल पूरे हो गए, देखो कार्यकाल समाप्त हुआ, 5 साल पूरे हो गए, 5 साल पूरे हो गए, तो ये जो प्रेसिडेंट है क्या यही रहेंगे कि इनकी जगह एक्टिंग प्रेसिडेंट आ जाएंगे? क्या होगा, कैसे काम होगा? सीट तो वैकेंट रह नहीं सकती, आर्टिकल 62 कहता है सीट वैकेंट रह नहीं सकती। 5 साल पूरे हो चुके, क्या एक्टिंग प्रेसिडेंट काम करेंगे? क्या यही प्रेसिडेंट काम करेंगे? क्या कोई और आ जाएगा? उसके बारे में यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है। देखो कार्यकाल समाप्त हुआ, उनके 5 साल पूरे हो गए, तो ऐसी कंडीशन में वे तब तक अपनी कुर्सी पे बने रहेंगे जब तक कि उनका उत्तराधिकारी यानी कि नया राष्ट्रपति चुनाव जीतकर पद ग्रहण नहीं कर लेता। ठीक है। एक्टिंग प्रेसिडेंट देखो ऊपर दिए गए पहले 4 मामलों में जो हमने बताए हैं, मृत्यु, इस्तीफा, महाभियोग या चुनाव रद्द होने में उपराष्ट्रपति तुरंत कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर कार्य संभालते हैं ताकि देश का काम ना रुके। मान लीजिए कि डेथ हो गई, उन्होंने रिजाइन दे दिया, उन पे इम्पीचमेंट चल गया, जो उनके इलेक्शन है वो वैलिड नहीं है, इनवैलिड है। इन सब कंडीशंस में जो आपके वाइस प्रेसिडेंट होंगे वो एज एक्टिंग प्रेसिडेंट कार्य करेंगे। ठीक, समझ में आ गया? तो आर्टिकल 62 क्या होता है कि जो राष्ट्रपति पद का चुनाव होगा वो 6 महीने के भीतर हो जाना चाहिए। ठीक, आगे मूव करते हैं। देखो अभी हमने बताया था ना आपको कि जो पद पे रहते हुए डॉक्टर जाकिर हुसैन जी खत्म हो गए थे, उनकी जगह पे कोई और आया था, तो उस कंडीशन पे देखते हैं कि क्या है कैसे है। तो भाई ये देखो साल था 1969 का, तो भाई 1969 का राजनीतिक संकट, देखते हैं राजनीतिक संकट क्या था। तो साल 1969 में भारत की राजनीति में एक ऐसा ऐतिहासिक दौर आया जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद एक साथ खाली हो गया। ठीक है, मतलब देखो समझाते हैं हम। ये जो जाकिर हुसैन जी थे ये खत्म हो गए, डॉक्टर जाकिर हुसैन। अब हमने आपको बताया उस टाइम पे वीवी गिरी जी जो थे वो वाइस प्रेसिडेंट थे, तो ये एज एक्टिंग प्रेसिडेंट बन गए ना। अब ये 6 महीने के लिए बने बेटा, 6 मंथ के लिए बने, और इन्हीं 6 मंथ के भीतर क्या होंगे, इलेक्शन होंगे, है ना, प्रेसिडेंट के इलेक्शन होंगे। अब प्रेसिडेंट के इलेक्शन हुए, भाई वीवी गिरी जो एक्टिंग प्रेसिडेंट बने, ये भी चाहते थे कि मुझे इलेक्शन लड़ना है, ये चाहते थे मुझे प्रेसिडेंट पद के लिए लड़ना है। अब जब इन्हें प्रेसिडेंट पद के लिए लड़ना है तो इन्हें तो पद छोड़ना पड़ेगा, इन्होंने वाइस प्रेसिडेंट की कुर्सी छोड़ दी। अब भाई अपने देश में ना प्रेसिडेंट है ना वाइस प्रेसिडेंट है, ये दोनों नहीं है। उस कंडीशन में राष्ट्रपति पद को कौन संभालेगा? क्यों? क्योंकि भैया इसकी सीट तो खाली नहीं हो सकती ना, राष्ट्रपति का पद खाली नहीं हो सकता, है ना, कोई ना कोई एक्टिंग प्रेसिडेंट होगा, राष्ट्रपति नहीं तो वाइस प्रेसिडेंट होगा, वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं तब कौन होगा? तब जो अपने इंडिया के सीजीआई होंगे वो एक्टिंग प्रेसिडेंट बनेंगे। तो जब वीवी गिरी जी ने छोड़ा तो उस टाइम जो है एम हिदायतुल्लाह जी आपके सीजीआई थे, तो वो एक्टिंग प्रेसिडेंट बने। ठीक, और उनके बाद वीवी गिरी ने इन्होंने जीत लिया राष्ट्रपति का पद, तो उसके बाद वापस से यही बन गए थे। समझ गए? तो वही चीज मैंने लिख रखी है, देखो 1969 का दौर था, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों का पद एक साथ खाली हो गया। कैसे खाली हुआ? तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन के पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई। नियमानुसार तत्कालीन उपराष्ट्रपति आपके वीवी गिरी जी को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया, लेकिन वीवी गिरी जी को खुद राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना था, इसलिए उन्होंने उपराष्ट्रपति और कार्यवाहक राष्ट्रपति दोनों पद से इस्तीफा। देखो उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दिया तो ऑटोमेटिकली भाई ये कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं रह गए, है ना, इस्तीफा दे दिया। अब देश में ना तो राष्ट्रपति थे ना भाई उपराष्ट्रपति। ऐसी असाधारण स्थिति से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सीजीआई मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपको ध्यान में रखना है। जो हम बातें बता रहे हैं, जितनी बातें बता रहे हैं, बहुत बेसिक से और बहुत अच्छे से आपको समझा रहे हैं ताकि एक एक बात, एक एक शब्द आपको समझ में आए। ठीक, अब देखो भाई जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह का एक अनोखा रिकॉर्ड बना। भाई ये अपने इतिहास में एकमात्र ऐसे न्यायाधीश है जो 2 बार एक्टिंग प्रेसिडेंट बने हैं, और उसके बाद आगे चलकर ये पूरे समय के लिए उपराष्ट्रपति भी बने, मतलब पूरे समय मतलब 5 साल, पूरे 5 साल के लिए उपराष्ट्रपति भी बने हैं। ठीक, आगे मूव करते हैं। आर्टिकल 72, आर्टिकल 72 क्या कहता है भाई? इसमें पार्डन पावर है, पार्डन पावर है, क्षमादान शक्ति है। किसकी क्षमादान शक्ति है? राष्ट्रपति की, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति की। यहाँ पे क्यों लिखा है न्यायिक शक्ति? हमने बताया ये तो क्षमादान शक्ति है, यहाँ पे न्यायिक शक्ति क्यों लिखा है? अच्छा ये बताओ, किसी को इसके इतने दम होते, किसी को फांसी की सजा मिल रही है, मृत्युदंड मिल रहा है, उसको ये रोक ले। अच्छा ये रोक लेगा तो ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के विरुद्ध जाएगा, अपनी जुडिशरी के विरुद्ध जा रहा है ना, और खुद जजमेंट पास कर रहा है, जुडिशरी के अगेंस्ट जाके खुद एक जजमेंट पास कर रहा है ना, इस वजह से इसको बोला है न्यायिक शक्ति। तो अगर लिखा हो न्यायिक शक्ति तो भी आर्टिकल 72 पे जाना, उसी पे टिक करना। ठीक है, बेसिक तो ऐसे ही दे देगा, क्षमादान। क्षमादान राष्ट्रपति का क्षमादान कहाँ पे? आर्टिकल 72 में। ठीक है, तो किस तरीके से ये क्षमादान करता है? 5 तरीके होते हैं। एक तो क्षमा
डायरेक्ट क्षमा कर दे। क्षमा का मतलब क्या होगा कि जो भी अपराधी होगा, जो भी गिल्टी होगा, उसकी सजा को पूरी खत्म कर देगा। अगर राष्ट्रपति ने किसी को क्षमा दे दिया तो वो व्यक्ति कानून की नजर में पूरा पाक साफ हो जाता है। मतलब ऐसा कि उसने कोई अपराध ही नहीं किया भाई। ठीक, इसमें जो मृत्यु दंड होता है, डेथ सेंटेंस को भी पूरी तरह माफ किया जा सकता है। दूसरा तरीका क्या है? प्रविलंबन, रिप्राइव। इसमें इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि सजा पे अस्थायी तौर पर मतलब टेम्परेरी तौर पे रोक लगा दे। मुख्य रूप से इसमें मृत्यु दंड या फांसी की सजा के मामलों में किया जाता है, थोड़ा रोक लगा दे कि मतलब थोड़ा और डिले हो जाए। प्राविलंबन मतलब थोड़ा रुक के हो। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर तीसरा क्षमादान तरीका क्या है? विराम, विराम दे देना, रिस्पाइट। विराम का मतलब क्या होता है? किसी विशेष परिस्थिति में, स्पेशल कंडीशन में, कोई विशिष्ट परिस्थिति में के कारण अपराधी की सजा को कम कर देना। अपराधी की सजा को कम कर देना। मान लो कि कोई गर्भवती है, कोई प्रेग्नेंट लेडी है, तो उसको मिली है 10 साल की सजा, तो उसकी सजा को कम कर देना। या कोई कैदी गंभीर रूप से दिव्यांग है, मतलब सच में है, बहुत ज्यादा उसको दिक्कत है पूरे शरीर में, या बीमार है, तो इंसानियत के नाते उसकी सजा को कम कर दी जाए। इसे विराम कहते हैं। चौथा तरीका क्या होता है? परिहार। क्वेश्चन आएगा, विराम क्या होता है, परिहार क्या होता है, सजा किसमें कम की जाती है? ठीक, पूरा पूरा माफ किसमें किया जाता है, थोड़ा रोका किसमें जाता है सजा को? तो ये सब प्राविलंबन में रोका जाता है। तो ये सब दिमाग में रखना है आप लोग को, इसीलिए बता रहे हैं हम। परिहार, परिहार का मतलब क्या होता है? परिहार, इसका मतलब सजा के चरित्र को बदले बिना, सजा के रूप को बदले बिना, केवल उसकी अवधि को कम कर दो। मतलब हमने एक दिया है सश्रम कारावास। मतलब सश्रम कारावास का मतलब कि तुम्हें जब तक कारावास है तुम्हारा, तब तक तुम्हें बकायदा काम करते हुए कारावास बिताना है अपना, वहां पे रहते हुए, काम करते हुए। तो हम ये नहीं हटाएंगे कि काम हटा दें, समझ रहे हो? तुम्हारा काम नहीं हटाएंगे हम कि काम हटा दें, काम नहीं हटाएंगे, इसकी टाइम पीरियड कम कर देंगे। मान लो 10 साल की है, इसको 5 साल कर देंगे। सजा का रूप नहीं बदलेंगे, ये ध्यान रखना। परिहार में सजा का रूप नहीं बदलते। देखो, इसमें सजा का तरीका वही रहता है, बस साल कम हो जाते हैं। एग्जाम्पल है, यदि किसी को 10 वर्ष का कठोर कारावास मिला है तो उसे बदलकर 5 वर्ष का कठोर कारावास कर देना। यहाँ पे कठोर शब्द वैसा ही रहा, बस समय आधा हुआ है। ये समझ रहे हो? इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है कि भाई जो जो कठिनाइयां थी वो वही रहेंगी, बस जो जो टाइम पीरियड हुआ ना, वो थोड़ा सा कम कर दिया। इसे परिहार में कहते हैं। समझ गए? क्लियर है? चलो आगे देखो। नेक्स्ट, पांच तरीके से होता है। पांचवा, लघुकरण, कम्यूटेशन। इसमें क्या होता है? देखो, परिहार में क्या होता है कि सजा का रूप नहीं बदलते हैं। इसमें देखो, परिहार में क्या होता है, सजा का रूप नहीं बदलते हैं, ठीक है। और वहीं लघुकरण में क्या होता है, इसका रूप बदल देते हैं। ठीक, मतलब देखो, सजा का रूप बदलकर उसे हल्का या कम कर देना। इसमें बड़ी और कठोर सजा को किसी छोटी या आसान सजा में बदल देते हैं। ठीक है, जैसे कि किसी अपराधी को मिली फांसी की सजा तो उसे उम्र कैद में चेंज कर दिया। या फिर से देखो, अगर किसी को सश्रम कारावास मिला है, सश्रम कारावास मिला है, ठीक है, तो उस सश्रम कारावास को सश्रम हटा के साधारण कारावास कर दो, कि सिंपल कारावास कर दो उसको। तो ये चीज लघुकरण में होती है। ठीक है, होप सो गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज देखना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।